दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में इंतशार फैलाया, उनके गिर्द कानून और आइन का घेरा तंग होना चाहिए। जब भी मैं किसी प्लेयर के साथ खेलती हूँ तो मैं उनसे एक चीज अडॉप्ट करती हूँ जो जिसमें वो अच्छे होते हैं। अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन ही नहीं होगा तो डेफिनेटली वो क्यों करेगा। जो केटरिंग कंपनीज हैं, जब चीज़ें गिरती हैं तो वो पर हेड कम करते हैं। दैट्स अ पॉजिटिव कि एटलीस्ट लोग बता रहे हैं उनका वाकया पेश आया। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब। आज हम आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का, बड़ा ही वैसे तो ये हसास टॉपिक है। कहते हैं कि उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जाहिलियत का शिकार बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद जिस्मानी और दिमागी तशद्दुद का शिकार होने वाले और बेघर बच्चों की तकालीफ से मुतालिक अवाम को आगाही फराहम करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में हर 10 में से एक बच्चा जाहिलियत का शिकार है। मुल्क भर में 8 लाख से ज़ायद बच्चे जबरी मुशक्क़त पर मजबूर हैं। 2 करोड़ 20 लाख बच्चे तालीम से अक्सर महरूम हैं, जबकि बच्चों पर जिनसी तशद्दुद, जबरी मुशक्क़त और भीख मंगवाने की शरह में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है और इस पर कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है और ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है। इस पर आज हम लाजमी बात करेंगे और अभी हम शामिल कर लेते हैं आज की बड़ी खबर। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के फैसले के बाद सियासी ऐवानों में शदीद हलचल। हुकूमत खुश दिखाई नहीं देती। फैसले के सियासी असरात क्या होंगे और बानी पीटीआई जेल से बाहर आने के लिए मजीद कितने केसेस में बरियत दरकार है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। आटे के बाद चावल के दाम भी नीचे आ गए, लेकिन सम्राट अवाम तक पहुंचते नजर नहीं आ रहे। रेस्टोरेंट्स में रोटी की कीमत नीचे आ रही है, नहीं दाल चावल पर कोई रियायत दी जा रही है। आखिर वजह क्या है? रेस्टोरेंट्स और केटरिंग एसोसिएशन के नुमाइंदे आज हमारे साथ होंगे। स्क्वाश के एक और इवेंट में तारीखी फतह, पाकिस्तानी स्क्वाश स्टार महानूर ने सिंगापुर जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। फ़ख्रे पाकिस्तान आज होंगी दुनिया बोल है में मेहमान। और जारियत का शिकार मासूम बच्चों का आलमी दिन। इसराइली मजालिम के आताब में फंसे गजा के बच्चे रोज़ाना ज़हनी और जिस्मानी कोफ से गुजर रहे हैं। दुनिया चीख रही है, लेकिन ये चीखें आलमी बरादरी के कानों तक कब पहुँचेंगी, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये हैं जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम पाकिस्तानी सियासत में हलचल की बात करेंगे, जो कि कल से मची हुई है। कल का दिन तो केसेस के एतबार से मसरूफ़ तरीन दिन रहा। अदालती कार्रवाइयों से खबरें सामने आती रहीं, लेकिन जो सबसे अहम खबर सामने आई वो साइफर केस है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मुतालिक थी, जिसके मुताबिक बाज़ाहिर तो मुबैना तौर पर बानी पीटीआई को एक रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है और उनकी 10 साल सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है। सियासत में इस फैसले के असरात क्या होंगे, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त नून लीग के रहनुमा अली गौहर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अली गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सज़ा को कलअदम करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया है। सियासत में इस फैसले के असरात पर मैं बात कर रही हूँ, कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये अभी जो पिछला फैसला है उसको कलअदम करार दिया गया है और इसके बाद अभी आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो मतलब ज़ाहिर है हुकूमत जाएगी इसकी अपील में। और अभी ये मामला रुका नहीं, ये अदालती मामलात हैं, चल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर ये जो केसेस हैं ये तो बड़े क्लियर केसेस हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये तो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। वो वीडियो तक मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि साइफर के साथ खेलना है और जिस तरह से पाकिस्तान के मतलब स्टेक्स को जो पाकिस्तान की हैं उसको देखें कि किस तरह से हर तरफ से वो मतलब है कि सिक्योरिटी रिस्क अगर कहें तो ये बेजाना होगा। जिस तरह से कि पाकिस्तान के ऊपर 9 मई के वाक़यात हुए, फिर उसके बाद IMF को खतूत लिखे गए कि पाकिस्तान को कर्जा ना मिले और पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट तक पहुँच जाए।
और उसके अलावा जो करप्शन के केसेस हैं, जिस तरह से कि तोशा खाना के केस में जेली रसीदें बनाई गई और उनको पेश किया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी जो 9 मई के वाक़यात हैं उनके ऊपर भी आपको पता है कि स्टे ऑर्डर चल रहा है, लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है कि कहीं न कहीं से सहूलतकारी का एक अंसर मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से सहूलतकारी किसी न किसी तरह से होगी तो फिर कानूनी मामलात भी डिले की तरफ जाएंगे। इंसाफ ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जो इस पूरे केस के वो लोग हैं जो कि इस कसूरवार हैं, जो माइंड हैं, जो कि इसे वाले हैं, चाहे वो 9 मई के वाक़यात हो, चाहे वो करप्शन के केसेस हो, मैं समझता हूँ कि वो अनासिर जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में इंतशार फैलाया, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को सोख ताज किया है, उनके गिर्द कानून और आइन का घेरा तंग होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नवाज लीग ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। क्यों ये ज़रूरत पेश आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए? नवाज लीग के नज़दीक ये मामला कितना संगीन था? जी देखें, हर वो फैसला जिसमें कि ये हुकूमत ये समझती है, जिसमें पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि ये लोग वाकई ही उन केसेस में असल में ज़िम्मेदारान हैं और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन लोगों के ऊपर फिक्स हुई है, मैं समझता हूँ कि वो कानून और आइन की जंग ज़रूर लड़नी चाहिए और ऐसे अनासिर को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। बहरहाल अदालतों में तो आपको पता है कि गुड टू सी यू भी कहा जाता रहा साबका अदवार में, फिर जिस तरह से प्रोटोकॉल के साथ मर्सिडीज़ में भी बिठा के लाया जाता रहा। तो ये तो है, एक तरफ PMLN के आप देखें लोग थे कि जिनको मतलब है कि तौहीन अदालत के केस में 5-5 साल की नाअहलियाँ हुई, हत्ता कि जेल तक भी गए। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जिन्होंने एक खातून जज को धमकियां दी और जिस तरह से एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के में अंडरटेकिंग दी गई कि वो लोग अपना जो जलसा इन्होंने किया था रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो लोग रेड जोन में दाखिल हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये इम्तियाजी रवैये नहीं होने चाहिए। हमारी पार्टी तवक्को करती है अदालतों से कि वो इंसाफ करे और अदालतों में इम्तियाजी रवैया नहीं होना चाहिए और हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा इन केसेस को। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और शाह महमूद कुरैशी को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में भी बरी कर दिया है। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, साबका अदवार में हमने देखा है कि जिस तरह से धरने किए गए, फिर धरनों के बाद आपने देखा कि उस वक्त चाइना के सदर का विजिट था, वो मतलब है कि डिले हुआ। फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी गई, फिर जिस तरह से PTV पर हमले किए गए, फिर जिस तरह से कौमी असम्बली के जंगले तोड़े गए, कोई एक नहीं, ये तो हज़ारों कहानियाँ हैं। फिर अगर आप करप्शन के मामलात ले लें तो उसमें अलकादिर ट्रस्ट वाला मामला है जिसमें कि काबीना के अंदर एक लिफाफा लहरा के बग़ैर दिखाए गैर कानूनी तौर पर उसकी अप्रूवल दी गई और उसके बेनिफिशरी तो बानी PTI खुद हैं और उनका ख़ानदान है। तो जाहिर है कि ये मामलात अदालतों में हैं, लेकिन अगर अदालतों से इंसाफ मिले और कानून और आइन के मुताबिक इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं कि फ़ैसले होंगे, तो फिर तो ये ज़ाहिर है कि मुझे नहीं लगता कि ये मतलब इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे। और अभी तो कुछ मुकदमात हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के मराहिल में हैं और अब होने जा रहे हैं। अभी उन मुकदमात में भी शायद गिरफ्तारियां डाल जाए। तो ये मामलात उतने आसान नहीं हैं जिस तरह से कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जिस तरह से बताया जा रहा है। अभी तो मतलब है कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर भी फ़ैसले होने हैं, फिर उससे रिलेटेड दीगर मुकदमात भी हैं, कुछ करप्शन के केसेस भी हैं। तो ये तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उतने सीधे हैं नहीं जितने दिखाई दे रहे हैं। कुछ नवाज लीग की रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये रहा है कि सियासत में किसी पर दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, अगर मामला बातचीत से हल हो सकता है। तो क्या आप लोग बानी PTI से बात करने को तैयार हैं?
देखिए बात ये है कि जो मुज़ाकरात हैं वो ज़ाहिर है सियासी पार्टीज़ के साथ होते रहते हैं, सियासी पार्टीज़ के, और मैं समझता हूँ कि सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। आपको याद होगा कि जिस तरह से जब हम अपोजिशन में थे और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर थे, तो उस वक्त बासियत अपोजिशन लीडर के शहबाज शरीफ साहब ने मिसाके मईशत पर बात की थी, जिसका कि तमस्खुर उड़ाया गया था उस टाइम। और जब 9 मई के वाक़यात हुए, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जिस तरह से पीटीवी पर हमला हुआ, शुहदा के मुजस्समों को तोड़ा गया, मियांवाली और सरगोधा की जो हमारी अहम तनसीबात पर हमले किए गए, तो ये तो उनका रवैया जो है ये साफ लगता है कि ऐसे तो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने भी इतना पाकिस्तान को शायद नुकसान नहीं पहुंचाया कि जिस तरह से ये लोग ये जत्था हमलावर हुआ है। और जाहिर है कि ऐसे लोगों को पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि ये सियासी पार्टी भी है कि नहीं है। तो मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, जो लोग इन वाक़यात में बेगुनाह हों, जो इसके ज़िम्मेदार ना हों, उन लोगों से तो मुज़ाकरात बात हो सकती है, लेकिन जिनके रवैये ये हों और ख़ुद वो आरटीएस सिस्टम के ज़रिए आए हों, वोट चुरा कर पाकिस्तान का इक़्तिदार लिया और पाकिस्तान की मईशत और सियासत को तबाह किया हो, तो उनके साथ जो मुज़ाकरात हैं, मेरा ख़्याल है कि वो तो ख़ुद मुज़ाकरात के लिए आज भी कहते हैं कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। तो वो ना सियासी बहुत पार्टी शुक्रिया है, अली गौहर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस हवाले से जो आपकी राय है वो आपने हमें दी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी सियासी खेल से आगे बढ़ेंगे, स्क्वाश के खेल की बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल स्क्वाश में बड़ा शानदार है। एक और इवेंट और एक और फतह, पाकिस्तान की महानूर ने सिंगापुर जूनियर ओपन स्क्वाश चैम्पियनशिप जीत ली है। इस वक्त महानूर हमें ज्वाइन कर चुकी है। महानूर, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह, आपने तो सिंगापुर जाकर भी कप लेकर आई हैं, आप जीत के दिखाया है, कैसा फील हो रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महनूर अली है और मुझे बार्ड फाउंडेशन स्पॉन्सर किया था इस टूर्नामेंट के लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि एक बार फिर मैं कामयाब हुई अपने मुल्क का नाम रोशन करने में और ट्रॉफी लाने में, गोल्ड मेडल लाने में। अच्छा, मुझे बताइए आपके साथ कौन कौन गया, वहाँ पे इवेंट कैसा रहा, कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करना पड़ी, सब कुछ बताएं। स्पॉन्सर किसने किया या फिर खुद गई आप, क्या हुआ? मुझे स्पॉन्सर बिल्किस एंड अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन ने किया, बार्ड फाउंडेशन ने, और मेरे साथ मेरे अब्बू, मेरी बहनें दो महविश और सैरिश, उनकी बहुत टफ फाइट्स हुई, बहुत अच्छी प्लेयर्स आई थी, एशियन टॉप 5 की प्लेयर्स आई थी और वो बहुत अच्छा खेली, लेकिन सैडली क्योंकि उनके ड्रॉस उनकी प्लेयर्स पहले ही बहुत अच्छे थे और बहुत टफ थे और रैंकिंग उनकी अच्छी नहीं थी, तो सैडली वो लोग हार गए, लेकिन वो प्लेट इवेंट का फाइनल जीत गए। तो मैं जो है तो मुझे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला, क्योंकि मैंने एशियन नंबर 32 होके मैंने थर्ड सीट को मैंने क्वार्टर फाइनल में हराया, फर्स्ट सीट को मैंने सेमीफाइनल में हराया और मैंने जो है तो सेकंड सीट को जो चाइना की थी उसको मैंने फाइनल में हराया। ज़बरदस्त। अच्छा मानूर, मुझे बताइएगा प्रेपरेशन कैसे की आपने, कितना वक्त दे रही थी आप और पढ़ाई साथ कैसे मैनेज कर रही थी, सब कुछ बताएं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया से जैसे ही आए तो हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और आपसे शेयर भी किया था कि हम लोग सिंगापुर जा रहे हैं, उसके बाद मलेशिया इंशाल्लाह। तो फिर उस बीच में हम लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे कोच के साथ, मेरे बाबा भी थे, कोच जो रियाज सर हैं उनके साथ। तो ट्रेनिंग भी अच्छी, क्योंकि हमें इतने ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिला, तो हम लोग ज़्यादातर मैचेस पे फोकस कर रहे थे, गेम सेंस पे फोकस कर रहे थे। और जैसे कि पढ़ाई का है तो पढ़ाई तो अभी हमारी हॉलीडेज चल रही है, तो उस वजह से पढ़ाई तो फिलहाल स्टॉप है। तो नेक्स्ट अभी सही, अब नेक्स्ट मलेशिया आप बता रही हैं कि अब जाना है, तो वो इवेंट कैसा है, उसकी तैयारी कैसी है? उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग एक इवेंट खेल चुके हैं, तो हमें प्लेयर्स का पता चल गया है कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं, कौन खेलेंगे और उनकी गेम कैसी है, तो हमें आइडिया हो चुका है और इंशाल्लाह हम इसमें अपनी बेस्ट देंगे हम तीनों और अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, वैसे जाहिर है आप तीनों वहाँ पर खेलने के लिए गए हो और लेकिन आपने उसमें आपको कप मिला है और आप जीती हो, तो कैसा फील हुआ जब उन्होंने अनाउंस किया कि भाई महानूर आप विनर हैं और माशाल्लाह आप जीत गई हैं, तो उस वक्त फीलिंग्स क्या थी, ज़हन में क्या आ रहा था?
बहुत खुश थी कि जो मैंने जिसके लिए मैं आई थी वो मिशन मैंने अपना अचीव किया। मैंने गोल्ड मेडल लिया और पूरे क्राउड के सामने, बल्कि बहुत अच्छी प्लेयर्स थी और बहुत कहूँ कि एशियन रैंकिंग उनकी बहुत अच्छी थी, टॉप सीड थी, तो उनको मैंने हराया। तो सब बहुत हैरान थे क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान से भी इतनी अच्छी लड़कियां हैं अच्छा, जो खेल सकती हैं और जीत भी सकती हैं। तो बोर्ड का जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, किसने सपोर्ट किया? मुझे तो अभी तक कुछ किसी की कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं आई, तो लेकिन इट्स फाइन, आई डोंट केयर। मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगी क्योंकि मैं ये अपने मुल्क के लिए कर रही हूँ और मैं इसी तरह आगे गोल्ड मेडल ले जाऊंगी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मानो, मुझे ये बताओ, आप क्या माशाल्लाह इस एज में इतना अच्छा खेल रही हो, तो स्क्वॉश में वो कौन सा ऐसा की है जो जिसे कहें ना की ऑफ सक्सेस, कि आप उसी पर अमल करती हो और आज आप माशाल्लाह इस मकाम पे हो, वो शेयर करेंगी आप? ये कहूंगी कि मैं सबसे एक चीज सीखती हूँ। मैं जितने भी टूर्नामेंट्स खेले हैं अभी तक, मैं अपना गेम को लेवल अप करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि जब मैं प्लेयर के साथ खेलती हूँ तो मुझे उनकी वीकनेस पता चल जाती है, लेकिन सब कहते हैं कि मैं गेम चेंज कर सकती हूँ आसानी से। लेकिन जब भी मैं किसी प्लेयर के साथ खेलती हूँ तो मैं उनसे एक चीज अडॉप्ट करती हूँ जो जिसमें वो अच्छे होते हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है। तो फिर मैं उसको कोशिश करती हूँ अपनी वीकनेस को कम करूँ, और जितने मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलती हूँ तो मेरी गेम अपग्रेड होती जाती है। मैं हर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट के बाद जब आती हूँ तो सब कहते हैं, मतलब गेम जैसे मैं खेलती हूँ, मेरा गेम सेंस, मेरा माइंड सेट जो गेम में होता है वो बहुत चेंज हो जाता है। तो अब जब मैंने खेला तो मैंने बहुत कुछ सीखा कि बहुत गेम स्क्वॉश बहुत ईजी है, मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि जस्ट लेंथ क्रॉस और ड्रॉप और ये बहुत ईजी है। तो अब इन सब खेल के स्क्वॉश बहुत इजी लगने लगी है। चलें जी, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, माशाल्लाह। ऐसे ही खेलती रहे, मुल्क का नाम रोशन करती रहे। बहुत शुक्रिया मानूर, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। अभी नाजरीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और अब आपकी मुलाकात में एक पाकिस्तानी हीरो से करवाने वाली हूँ, और इनका नाम है जी दिकोवू ब्रैंडन, जिस नाम से ये मशहूर हैं, जबकि इनका रियल नेम बिलाल आफरीदी है। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं, इनका ताल्लुक कराची से है और वो एशियन चैम्पियन के अलावा 6 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। हालिया दिनों में बिलाल ने नेपाल में इंटरनेशनल रेसलिंग के मुकाबलों में भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर टाइटल का दिफा किया है। वेलकम टू आवर शो जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, आपने ये चैम्पियनशिप अपने नाम के टाइटल का दिफा किया। जी कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस तो देखें, इंडियंस को हराने का मेरा मज़ा ही और है। ऐसे ही है। तो मुझे बताइएगा ना कि इवेंट के बारे में, कि वहाँ पर मुकाबला जब आपका हुआ तो थ्रू आउट द फाइट आपको लगा कि बस मैं ही हावी हूँ, यहाँ पे किसी मौके पर लगा कि नहीं थोड़ा मुश्किल हो रहा है? नहीं था, मुश्किल था, क्योंकि मेरे अब तक लाइफ में सबसे हैवीएस्ट रेसलर था जिससे मेरी वो रेसलिंग हुई है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 110 के करीब इसका वेट था। मतलब मुझसे ऑलमोस्ट 20 kg ज़्यादा इसका वेट था। अच्छा। मतलब इसका जस्ट मेरा फिनिशर भी जो है, मुझे पेडिग्री यूज़ करता हूँ, दोनों हाथ उठाने होते हैं, उसका एक हाथ ही इतना हैवी था जो उठाना मुश्किल था। लेकिन खैर इन दी एंड पाकिस्तान ऑलवेज विंस। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप इससे पहले आपने मुझे बताया कि हम ऑफ कैम भी बात कर रहे थे कि नेपाल माउंट एवरेस्ट पे आप लोगों का भी एक प्लान है कि वहाँ पर भी आप करेंगे और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का आपका एक ज़रा ड्रीम ही होता है। उसके बारे में क्या आप बताएंगे? मैं चाहूँगी ज़रा नाज़रीन भी सुने ना। एक्चुअली ये हमारा जो अभी इवेंट था ये होना गिनीज बुक के लिए ही था और माउंट एवरेस्ट पे होना था। तो वीज़ा जो था वो 15 डेज़ का था मेरा, और डेफिनेटली मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो हमें यहाँ से ऑलरेडी मैं 4 डेज़ की लीव पर गया था। लेकिन माउंट एवरेस्ट के हालात सही ना होने की, ऐसे मौसम वहाँ ऐसा था कि 27-28 लोगों की वहाँ ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। अच्छा। जिस वजह से जो है हमारा इवेंट डिले होता गया। तो इन दी एंड फैसला ये हुआ कि जो मेरा जो मैच था वो ऑन ग्राउंड हुआ। लेकिन इन फ्यूचर जो है अगेन इसको हम अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि एक चीज़, क्योंकि मेरी तो आदत है कि जैसे मुझे रिंग में अनस्टॉपेबल किलिंग मशीन बोलते हैं लोग जो है मेरे फैंस, तो इसी तरह मैं अपने हर फैसले पे अनस्टॉपेबल ही हूँ।
तो आप मुझे ये तो बताएं कि आप गवर्नमेंट जॉब क्या करते हैं और आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं, फिर माशाल्लाह अपने टाइटल का दिफा भी कर रहे हैं और फिर आप 4 दिन की छुट्टी लेके वो जीत के भी आ जाते हैं वहाँ से, तो क्या जॉब की आपकी क्या रूटीन? मैं फोकल पर्सन हूँ मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट के अंदर। अच्छा। और मर्डर और नारकोटिक्स की 32 पुलिस स्टेशंस जो हैं मैं उनको देखता हूँ। अच्छा। तो ये सारा जो है मेरी ड्यूटी है और काफ़ी टफ ड्यूटी है, क्योंकि गवाहों को कोर्ट में ला के खड़ा करना जो है, और वो भी पुलिस वाले, तो वो टफ ड्यूटी होती है। लेकिन ये है कि हमारी अदलिया ही जो है, जुडिशरी जो है, इस ही का मेरा साथ बहुत अच्छा सपोर्ट है। लाइक मेरे फ्यूचर इवेंट्स में जब तक ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद हुसैन शाहानी साहब थे तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन अभी भी जो हैं हमारे नईम मेमन साहब हैं, तो उन्होंने मुझे छुट्टी दी, एनओसी दी, इजाज़त दी, और जजेस का सपोर्ट अच्छा रहता है। तो अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई किरदार है, मतलब नहीं, देखें किसी किस्म की कंसर्न जो डिपार्टमेंट जिसको सपोर्ट होना चाहिए वो नहीं है, वो नहीं है। अनफॉर्चुनेट है बहुत। exactly, मैं बताऊँ exactly. बहुत सारे एथलीट्स आते हैं वो यही बात करते हैं, पता नहीं क्यों एक खेल के अलावा किसी खेल को तवज्जो ही नहीं यहाँ पर दी जाती। नहीं, उसमें एक खेल की बात नहीं है। देखें, जिसको तवज्जो दी जा रही है उसका भी गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है ना, पीसीबी से ताल्लुक है, और पीसीबी जाहिर है मतलब एक इम्पोर्टेंस तो मिल रही है ना उस खेल को। लेकिन उसको भी अगर गवर्नमेंट से लिंक होता तो शायद उसको भी नहीं मिलती। वो आईसीसी जो है वो प्राइवेट इदारा है आउट ऑफ पाकिस्तान। तो फिर आप लोगों का भी कोई ऐसा प्राइवेट इदारा बन जाता कि आप लोगों को सपोर्ट मिलती, तो हमें बनाना था। हमें जो सपोर्ट है वो प्राइवेट ही लोगों की है, क्योंकि देखें जुडिशरी भी एक लिमिट तक मुझे वो लोग मुझे छुट्टी दे देते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। वरना मैं बताऊं, अभी जो मैं रिसेंटली गया हूं इसमें हमारे एडवोकेट बैरिस्टर नुसरत भट्टी हैं, इस दफ़ा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ये बात मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ, हुकूमत का कहीं ना कहीं अमल दखल है, तभी तो स्पोर्ट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हुकूमत बदलती है तो वो भी चेंज हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और वो फिर कॉन्ट्रैक्ट्स और फंड्स ये सब कुछ खैर होता है, लेकिन होना ये चाहिए कि तमाम ही खेलों के लिए इस तरह के बोर्ड होने चाहिए। लेकिन उसमें जो है ना हमारे अब जैसे मोस्टली मिनिस्टर्स जो आते हैं, देखें मैं तो ये बोलूँगा सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कंसर्न डिपार्टमेंट का ही बंदा जिसका बैकग्राउंड कंसर्न फील्ड से हो वो ही अगर उसका मिनिस्टर होगा तो डेफिनेटली वो काम करेगा। अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन ही नहीं होगा तो डेफिनेटली वो क्यों करेगा। वाकई ये कंसर्निंग पॉइंट बिल्कुल है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप अब किस तरह से अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, कितना टाइम प्रैक्टिस करते हैं, आपके कोच कोई हैं या आप अपने कोच खुद ही हैं, कैसे चल रहा है? देखिए, मैं तो प्रो रेसलिंग का पाकिस्तान में खुद ही फाउंडर हूँ, ये पाकिस्तान में स्पोर्ट नहीं था, तो 2016 में ये स्पोर्ट पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ, और मैं जो हूँ खुद दुबई से फॉर्मर WWE के रेसलर से सीख के आया हूँ ना। तो कोच तो देखें डेफिनेटली एवरी कोच नीड्स अ कोच, तो मेरे जो पार्टनर हैं तो वो मुस्तफ़ा अली ख़ान एक्स मैक, तो वही मुझे कोच करते हैं, और अभी इस रेसलिंग के लिए मुझे उसी ने ही रेडी किया था। तो अभी जो रेडी आप हुए इसमें किस तरह मतलब आपने अपना ख्याल रखा, डाइट क्या थी, कुछ बताएंगे, क्या खाना पड़ता आप? डाइट तो देखें देखें मैं भी वही आप लोगों की तरह 2 आंखें और 2 कान वाला इंसान हूं। मतलब वो जो एक अंडे कीमे और इस तरह के शेक्स होते हैं ना, यही चीज़ें चलती हैं सुने, क्योंकि अक्सर मेरे पास जो रेसलर्स आते हैं वो ये बताते हैं कि भाई हम लोगों की तो डाइट ही अच्छी खासी होती है, वो भी अफोर्ड करना ज़ाहिर है हमें खुद ही अफोर्ड करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। तो वो फिर आप इसका मतलब है खुद ही से मैनेज कर रहे हैं? जी, वो मैं खुद ही मैनेज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखें मैं जुडिशरी से ही मेरा वो है ताल्लुक़, और अच्छी मेरी अपनी वो अर्निंग है, और मेरा तो जॉब करने का मकसद ही यही था कि मैं अपने पेरेंट्स से जो है किसी चीज़ की डिमांड करे बगैर, क्योंकि जब हम यहाँ स्पोर्ट्स स्टार्ट करते हैं, ऐसा स्पोर्ट जो पाकिस्तान में मौजूद ही ना हो, तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और मेरा जो स्पोर्ट था ये तो लाने वाला ही मैं हूँ। तो जब स्टार्ट कर रहा था तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला हर्डल उस वक्त फैमिली ही थी, तो मैंने तो उसी वक्त सोचा कि मैं वो फैमिली से जो है नहीं इसमें वो कोई डिमांड्स करूँगा, खुद ही वो करूँगा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रेसलिंग के ही ऊपर जो है अच्छी स्पॉन्सरशिप्स और अच्छी वो डाइट वगैरह मिल जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? नेक्स्ट हमारा प्लान इंशाल्लाह है, देखें ये REW का है, वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप, और मैं ऑलमोस्ट इसमें US, मैक्सिको, इंडिया का तो मल्टीपल टाइम, नेपाल इस तरह के कंट्रीज़ को हरा चुका हूँ। अब मेरा इसमें प्लान है वर्ल्ड टूर पे जाने का, यहाँ से 1 साल का लेना ऑफ, और 1 साल तक मैंने हर कंट्री के अंदर मुझे ऑलरेडी 260 रेसलिंग प्रमोशंस में बुकिंग ऑलरेडी मिल गई है अभी इसी रिसेंट इवेंट के बाद। तो अब मैंने इस बेल्ट को, जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप है,
अब मैंने इसी को लेके पूरे वर्ल्ड में इसका डिफेंड करना है, यूक्रेन, यूएसए, जर्मनी और ये स्विट्जरलैंड। तो टिकट्स बड़े एक्सपेंसिव नहीं हो जाएंगे सब कंट्रीज के? 260 में अगर आपकी बुकिंग हुई है तो वो फिर वो स्पॉन्सर मिल गए आपको? जी, स्पॉन्सर बिल्कुल इसमें हमारे पास है। ज़बरदस्त भैया, आप तो इसका मतलब है खुशकिस्मत है कि स्पॉन्सर्स का भी इशू नहीं है, डाइट का भी इशू नहीं है, सारे मसले हल हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि शौक कब से था आपको? ये बचपन से ही शौक बचपन से था। वो जो छोटे छोटे बच्चे जब टेलीविजन स्क्रीन्स पर WWF लगा के बैठ जाते थे, ये आप उन्हीं बच्चों में से? एग्जैक्टली। तो पढ़ाई का क्या सीन रहा? पढ़ाई का मेरा सीन ये रहा कि मैं LLB किया हूँ और LLM मेरा अभी इन प्रोग्रेस है। क्या बात है, और दोनों साइडों पे सही चल रहे हैं। मास्टर्स इन IR में ऑलरेडी हूँ। बेहतरीन, ज़बरदस्त। तो फैमिली में आपकी कौन कौन है? सपोर्ट कितना मिलता है फैमिली से? घर में फिर किसने सपोर्ट किया अल्टीमेटली? देखिए, स्टार्ट में तो किसी का कोई सपोर्ट था नहीं, लेकिन मेरे पहले इवेंट और पहली विक्ट्री के बाद जो सबसे पहला सपोर्ट आया वो डेफिनेटली हर किसी की वालदा का ही होता। हाँ। तो मेरी मॉम सबसे पहले, फिर उन्होंने ही सर पे हाथ रखा कि चलो अब यही तुम्हें करना है तो बस गो अहेड, फिर हम आपके साथ हैं। तो कोई घर में और मतलब किसी को शौक ही पैदा हुआ है आपको देख के या नहीं? मेरा छोटा भाई भी रेसलर है। अच्छा, छोटा भाई भी रेसलर है। अच्छा, ये ज़रूर होता है कि अगर आप स्क्वॉश से ताल्लुक़ हो, बैडमिंटन से हो, तो घर में बाप भाई कोई ना कोई ज़रूर खेलता है। तो फिर आप दोनों की आपस में फाइट तो नहीं होती? एक दफ़ा हम रिंग में आपस में मिले ज़रूर थे। अच्छा। लेकिन वो टैग मैच था, सिंगल मैच नहीं था। और उसको भी इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है कि देखते हैं दोनों सिंगल में। आपकी नज़र में वो किस तरह के रेसलर है? वो डिफरेंट कैरेक्टर है। लाइक आपने अगर WWE देखी हो तो उसके अंदर अंडरटेकर या केन टाइप के जो कैरेक्टर्स थे, तो इसी तरह जो है भाई मेरा कैरेक्टर प्ले करता है। उसका फुल बॉडी फेस पेंट होती है और वो आग के साथ फाइटिंग करता है। बहुत डेंजरस है ये तो। एग्जैक्टली। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं, आप कोचिंग भी दे रहे हैं? जी। यहीं पे ना? जी। तो किस एज के बच्चे आपके पास आ रहे हैं और आप क्या कहेंगे कि आना चाहिए बच्चों को इस तरफ? वैसे तो माँ बाप कहते हैं कि जी आजकल वैसे ही बच्चे मीठा खा के इतने हाइपर एक्टिव होते हैं कि उनमें इतना एग्रेशन होता है, तो बजाय इनके उनको काम डाउन किया जाए, हम इस तरह के खेल में नहीं उन्हें भेजेंगे। आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ कि खेल में पेरेंट्स को भेजना चाहिए। और कोचिंग के लिए तो हमारे पास हर एज के जो है स्टूडेंट्स हैं। मोस्टली तो हमारे पास हैं ही स्कूल कॉलेज के, जो 9 से लेके जो इंटर के जो बच्चे होते हैं ना, मोस्टली इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है और ये लोग होते हैं। और अच्छी बात यह है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास कच्चे एरिया के लोग जो होते थे पहले वो आते थे। तो उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ होती गई, हमारे इवेंट्स यहाँ पे एवरी मंथ एक रेसलिंग इवेंट हमारा होता। तो अब जो हम, क्योंकि हम ये समझते थे कि भाई कॉम्बैट स्पोर्ट है और ये बबलू बच्चों का काम है नहीं। अच्छा। लेकिन अब बहुत सारे जो है बबलू बच्चे ही हमारे पास आ रहे हैं, कुछ और ना से तो इसी नियत से आ जाते हैं कि चलो एटलीस्ट फिट तो हो ही जाएंगे। फिट तो हो जाएंगे, बिल्कुल। ये फिटनेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में ना। हेल्दी एक एक्टिविटी आपकी लाइफ में हो तो आप फिट रहते हैं। अच्छा, फाइनली मुझे ये बताएगा, ये जो कोवू ब्रेंडन नाम है, ये कैसे रखा आपने? देखें, हंसीएगा नहीं। अच्छा। देखें, मैं लाइफ टाइम जो है ना, मैंने कभी टीवी देखा नहीं है। इवन सामने जिस चैनल पे भी बैठा हूँ, मैंने ये भी कभी ऑन स्क्रीन, क्योंकि टीवी टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, तो टीवी पे अगर मैंने बचपन में कुछ देखी तो या तो रेसलिंग होती थी या कार्टून्स होते थे। ये किसी कार्टून कैरेक्टर का नाम तो नहीं? एग्जैक्टली। वेरी गुड। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप मेहनत करते रहें, तरक्की करते रहें और मुल्क का नाम ज़ाहिर आप रोशन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिलाल आफरीदी हमारे साथ थे, कोवू ब्रेंडन जिनको आपने देखा, उनकी बातें सुनी। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और बड़ा एक अहम मौजू जिस पर मैं बात करने जा रही हूँ, जो कि मेरा ख्याल है कि हर कोई इस पर सोचता होगा। एक बार जो महंगा हुआ उसको उसकी असल कीमत पर वापस लाना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में। और मैं ये भी कहूँगी ख़ास तौर पर ऐसे मुआशरे में जहाँ करबा परवरी हो, बेईमानी हो और ज़्यादा मफाद अहम हो ना, वहाँ पर ये वाकई ऐसा होता है कि मुश्किल हो जाता है। हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं। पाकिस्तान में हालिया दिनों में ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतें कम हुई बल्कि गंदम की कीमत में 30 से 40% कमी रिकॉर्ड हुई। मगर मजाल है कि इस कमी का फ़ायदा पूरी तरह से आम आदमी को पहुँचा हो। बेकरी आइटम्स हों, केटरिंग सर्विस हो, इंतहाई महंगे निर्ख अपनी जगह बरकरार हैं। वो कारोबारी हजरात जो पेट्रोल और अनाज महंगा होने पर अपने रेट बढ़ाने के लिए रोना धोना शुरू कर देते हैं, अब कीमतें कम होने पर नज़रें चुरा रहे हैं। जायद मुनाफे की रविश बरकरार है। पाकिस्तान में केटरिंग सर्विस के रेट कम नहीं हुए,
आटा, चावल, मसाला जात, गंदम, चीनी और खाना पकाने के तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी आई है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें पाकिस्तान केटर्स एसोसिएशन के सदर हैं कैस मंसूर शेख साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम कैस साहब। कैस साहब, ये सारी बातें सच है, मानते हैं आप जो मैंने कही है? बिल्कुल चीज़ें गिरती हैं, लेकिन आपको बड़ी खुशी होगी ये चीज़ सुन के कि जो केटरिंग कंपनीज़ हैं जब चीज़ें गिरती हैं तो वो पर हेड कम करते हैं। देखें, द केटर व्हाट दे आर डूइंग, दे डोंट वर्क कि जी हमने मीट देना है, रोटी देने, वो हम एक लमसम अमाउंट बना के एक पर हेड देते हैं। तो आपको जब भी चिकन भी रिड्यूस नज़र आएगा, मटन भी आएगा, तो दे रिड्यूस द अमाउंट। असल प्रॉब्लम जो है कराची में, दैट इज़ द प्राइस कंट्रोल। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा होता होगा कि लमसम आप लोग कम करते होंगे। वैसे ब्रेकअप चेक करते हैं जो आते हैं आपसे लेने के लिए? जो हमसे लेने आते हैं ना, वो बहुत मुश्किल है कम करते हैं। उसके लिए प्राइस कंट्रोल को डेफिनेटली होना चाहिए। देखिए, हमने लास्ट टाइम भी मैंने तंदूर की अगेंस्ट ही कंपेन मूव की थी, उसके ऊपर कमिश्नर साहब ने छापे मारे कि 17 रुपये की रोटी है और 2-3 तंदूर सील हुए, लेकिन ये एक रिज़ल्ट नहीं है उस चीज़ का। देखिए, आप लोगों को अपने एयर कंडीशन रूम से निकलना है, आप लोगों को अपनी लग्जरीज से निकलना है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जिनकी वजह जो आप लोग टैक्स देते हैं और आपके टैक्स से उनको लग्जरीज मिलती हैं, उनका काम ये नहीं है कि सिर्फ ऑफिस में बैठना है। यहाँ के डीसी, एसी, कमिश्नर को ऑफिस नहीं बैठना। अगर ही वांट टू कंट्रोल थिंग्स, आप जाएं रोज़ की बुनियाद पे, तंदूरों पे जाएं, मटन की दुकानों पे जाएं, आप चिकन की दुकानों पे जाएं, आप वहाँ चलें। आप क्या करते हैं, आप ऑफिस में बुला लेते हैं 20 लोगों की एक एसोसिएशन की टीम को, उनको कहते हैं, और एसोसिएशन को हर कोई नहीं मानता। एक मुर्गी वाले को अगर रोज़ 25,000 मिल रहे हैं, वो एसोसिएशन के सदर के कहने पे थोड़ी कम करेगा। आपको आपकी हर जगह के ऊपर एसीज़ हैं, डीसीज़ हैं, आप उनको यूज़ करें। डिपार्टमेंट आपके पास कभी एसी डीसी कोई आया? हमारा पर हेड के सिस्टम में कोई वे नहीं बनता ना, दुकानों पे जाना होता है। लेकिन मटन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर है एक मॉनिटरिंग तो होती है ना कि केटरर्स क्या कर रहे हैं। अगर केटरिंग सर्विस मैं बात कर रही हूं कि महंगी है, किचन्स वगैरह में बिल्कुल जाते हैं। हाँ। लेकिन देखें, जो दुकानें हैं मटन की, जो चिकन की दुकानें हैं, कभी नहीं देखा किसी को। आप देखें, आपकी मीडिया के ऊपर भी उनका भी राइट है कि आप लोग भी, जैसे बहुत से मीडिया वाले क्या करते हैं, उनके आउटसाइड के एंकर्स होते हैं कि जब वो प्रोग्राम करते हैं उसके बाद वो उस टॉपिक से रिलेटेड लोगों के पास जाते हैं और लोगों को वहाँ से रेट लेके अवेयरनेस देते हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर आता है। आपका प्रेशर है जिसने कोरोना से, मैं आज तक नोट कर रहा हूँ कि अगर मीडिया ना होता तो कोरोना से लेकर आज तक जो इतनी हेल्प हुई है इस आवाम की, वो मीडिया की वजह से हुई, हाईलाइट होने से। और बोल ने हमेशा केटरिंग एसोसिएशन, हॉल एसोसिएशन की टिकर्स चला के अर्जेंटली, उनके जो हमारी कॉन्फ्रेंस होती थी उनको लाइव भी चला के बहुत हेल्प की थी। मुझे ये बताएगा कि केटरिंग सर्विस की मैंने बात की कि उन्होंने भी रेट कम नहीं किए। आप लोग, जिस तरह पेट्रोल सस्ता हुआ है, पहले बहुत महंगा था, आप लोगों ने कितने रेट्स कम किए? देखें, हम लोग तो 60% तक रिड्यूस कर देते हैं, 40% तक रिड्यूस कर देते हैं। आप किसी भी दिन फेसबुक देखें, आपको केटरर्स के रेट्स की रिडक्शन नज़र आएगी। इट्स अ प्रूफ। मैं तो यही सुनती हूँ भाई, शादियां करना बड़ा महंगा हो गया है, यहाँ पर तो खाना, देखिए महंगा बताऊँ कहाँ से होता है, बड़ा महंगा हो गया। देखिए महंगा होता कहाँ से शादियाँ। अब एक बंदा जो है हाई लेवल का क्लब बुक कराता है, हाई लेवल की जगह पे जाता है, एक हमें दिखाता है कोई स्टेज दिखा दें, अमेरिका में शादी हुई हुई है, यूएई में हुई हुई है, इंडिया में हुई हुई है, ठीक है जी, अंबानी साहब की शादियां दिखाते हैं और कहते हैं इस तरह का हमें सेटअप चाहिए, तो क्या सस्ता पड़ेगा? आप चले जाएं, नॉर्थ चले जाएं, आप फेडरल एरिया चले जाएं, गुलशन चले जाएं, आप किसी एरिया में चले जाएं, आपको जो डिज़ाइनर चीज़ें नहीं लेते, शादियाँ आज भी बहुत सस्ती हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपए में आपको हॉल मिल जाता है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब आप अगर तस्वीरें लेके जाएंगे जी हमें तो अंबानी साहब की बेटे की तरह के सेटअप चाहिए, तो हम कहाँ से करेंगे? फिर तो हमें अंबानी तरह के पैसे भी तो चाहिए होंगे ना। तो केटरर्स वाले हमेशा रिगार्ड करते हैं और इवन वी गिव क्रेडिट टू द पेरेंट्स कि भाई अगर किसी के पास पैसे नहीं है कि हमने इतने दिनों में देना, उनकी भी वो हेल्प करते हैं। बाज़ लोगों का होता है कि सलामियाँ इकट्ठी होंगी तो दे देंगे, भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम हर तरीके से कोऑपरेट करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, जिसकी बेसिस पे उनके इवेंट्स हो जाते हैं। कंपनीज हैं जितनी मल्टीनेशनल, लेकिन मसला ये देखिए कैसा भी आप लोगों का तो खैर बड़ी अच्छी बात है कि अपने क्लाइंट्स के साथ आप लोग कोऑपरेट करते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं, रेट्स भी आप लोगों ने रिड्यूस किए हैं, लेकिन ये कॉर्पोरेशन हुकूमत की तरफ से होना चाहिए ना कि ये क्यों हमें एसीज डीसीज रोड्स पर नजर नहीं आते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी मुर्गी वाले की दुकान पर कोई टीम खड़ी और पूछे कि भाई तुम किस, उन सब ने उस मार्केट में ना वो कहते हैं ना पंजाबी में एका किया होता है कि हाँ आज इस रेट पे बेचनी। देखें पंजाब गवर्नमेंट भी है, आपकी चीफ मिनिस्टर तंदूर में जाकर रोटी के रेट चेक कर रही है, आपका डीसी चेक कर रहा है, आपका एसी चेक कर रहा है। आप अगर सिफारिश के ऊपर बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर लोग लगाएंगे और पैसे दे के नौकरियाँ लेते हैं, उसके बाद जिससे पैसे उठाते हैं उसको वापस करने होते हैं, तो क्या करेंगे? वो छापे मारेंगे कि अपनी दिहाड़ी बनाएंगे?
वो इस तरीके से काम, आपको ऑनेस्ट लोगों को टॉप पोस्ट पे लाना है, जो ह्यूमैनिटेरियन काम करे। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, गरीब क्यों मुमकिन नहीं है? मीडिया सख्त हो जाए, हर मीडिया वाले भी हम तो बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। आप देखिए कि इस वक्त गरीब आदमी गोश्त, मुर्गी, चिकन, फल ले ही नहीं सकता, उसके बाद दूध के पैसे नहीं है बच्चे के लिए। 350 रुपए की बिरयानी की प्लेट है, चिकन बिरयानी की। चावल सस्ता हो गया, कुकिंग ऑयल सस्ता हो गया, बिरयानी की प्लेट का रेट नीचे क्यों नहीं आया? कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए ये भी आप जो है ना डिफरेंट एरियाज की बात कर रही हैं। आपको यही प्लेट एज इट इज सेम क्वालिटी की 125 में भी मिल रही है, 150 में भी मिल रही है। तो 350 में जो मिल रही है, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ ना। 350 वाले में आप एक रेस्टोरेंट में जाएंगे, नहीं मैं रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल शॉप्स की बात कर रही हूँ। नहीं, बहुत जगह आपको 150 की भी मिल रही है, छापे मारने चाहिए। देखिए अब आप टोटा चावल पका के बोलेंगे कि वो तो 150 का ही मिलेगा ना। फिर बासमती राइस प्रॉपर अगर एक होगा, आप उसी प्रॉब्लम पे आ गई हैं कि आपको सस्ता दें तो आप उसको टोटा कह देंगी, तो फिर सस्ता नहीं करते वो लोग। जब आपको जेन्युइन आप ये कह रहे हैं कि 350 रुपए जस्टिफाई है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सेम चीज आप काउंट कर लें, वेट कर लें, हर चीज कर लें, राइस को कर लें, आपको 150 रुपए में भी मिलती है बहुत सी जगह। बात सुने, मैं उस क्वालिटी की बात कर रही हूँ जो मुझे कोरोना से पहले मैं सेम क्वालिटी मुझे सस्ती मिल रही थी। देखिए मैं सेम क्वालिटी पे हूँ। द बिरयानी यू आर गेटिंग इन 350 रुपीज अ बॉक्स, राइट? सेम थिंग यू विल गेट इन अदर प्लेसेस इन 150। हर कोई नहीं डबल ट्रिपल मुनाफा कमाता। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलाके से वेरी करते हैं प्राइसेस। सपोज करें किसी ने डीएचए में एक रेंट पे शॉप लिया, किसी ने वही शॉप लियाकताबाद में लिया, पीसीएचएस में लिया, वहां पे वो 2 लाख रेंट दे रहा है, वहां पे वो 30,000 दे रहा है। डिफरेंस आ गया? नहीं, इस तरीके से आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना। आप तो फिर इलाकों की बात करके रेंटल देखें, ये तो फिर हर दुकानदार ने जाहिर है अपने अपने तौर पर पे करना है, उसके सारे एक्सपेंस वो उसमें इंक्लूड करेगा। मैं बात कर रही हूँ कंपैरिजन की अब की और कुछ वक्त पहले के रेट्स की। तब भी वो किराया भी बढ़ गया क्या? पेट्रोल बढ़े तो बिरयानी महंगी हो जाती है, चावल महंगा हो तो बिरयानी महंगी हो जाती है। जब ये रेट्स नीचे आते हैं तो बिरयानी सस्ती क्यों नहीं होती? मैं ये बात कर रही हूँ। किसी रेस्टोरेंट से टिक्का खा लें और कैंट स्टेशन से टिक्का खा लें, सेम चीज़ है ना, सेम थिंग। आपको डबल ट्रिपल रेट्स मिलेंगे, तो उनकी कॉस्ट भी तो होती है ना। आप भी तो एक क्वालिटी की लेती हैं, आप एक ड्रेस लेती हैं, आप एक ड्रेस लेती हैं कॉपी, एक आप जाके सना सफीना का लेती हैं। अब आप सना सफीना में लड़ेंगी जाके, मुझे तो ये कॉपी का 500 नहीं, सेम पॉइंट इज दैट। मैं आपको ये कहना चाह रही हूं, वो बिल्कुल करता है एरिया काउंट। मैं चले जी डिफेंस में ही रहते हैं, हम नहीं बाहर जाते। डिफेंस में आज से तकरीबन 1 साल पहले बिरयानी का रेट ये था। आज बिरयानी महंगी है क्योंकि जी पेट्रोल महंगा हो गया, कॉस्ट बढ़ गई। स्टार्ट में कहा ये काम कमिश्नर साहब का है कि जो आपने रेट लिस्ट निकाली है उसको इम्प्लीमेंट कराएं। मुझे बताइए मीडिया तो कब से प्रेशर दे रहा है? किस तरह का प्रेशर चाहिए? फिर आप ये दावा करते हैं ना कि हुकूमत से काम करवाना हो तो बंदा करवा सकता है, मुझे बताएं कैसे कराएंगे? देखिए मैंने तंदूर पे विजिट किया, छापे मारे, सील हुआ। मैंने अभी पिछले दिनों क्या हुआ कि जाम सादिक ब्रिज के कुछ होल्स थे, मैंने बंद किए। अगले दिन मुर्तज़ा वहाब आया, आज आप अपने ऑफिस से निकल के जाएं, वो पैचेस गवर्नमेंट बंद नहीं कर रही थी। मैंने कितनी स्ट्रगल की, मैंने शारे फैसल का बंद कराया, कैंट स्टेशन का कराया, उसको हाईलाइट किया, मीडिया ने भी लाइव चलाया कि जी देखें एक बंदा अगर कर रहा है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही। गवर्नमेंट ने किया। आज आप अपने ऑफिस से निकल के जाएं, आपको नए पैचेस नज़र आ जाएंगे डार्क कलर के कि वो किसकी वजह से हुए हैं। हमें काम करना, मैं तो काम कर रहा हूँ। देखिए ये काम केटरिंग एसोसिएशन का नहीं है, काम कर रहे हैं, आप पार्टी भी चला रहे हैं, आप इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके हैं, बिल्कुल काम करके मैं डिलीवर करा रहा हूं। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। हम तो प्राइस कंट्रोल वालों को पास भी जाते हैं, उनके ऊपर भी बहस करते हैं, करना है, अथॉरिटी उनकी है। जब तक हम इनको बाहर से नहीं निकालते, और इंशाल्लाह आज नहीं कल नहीं परसों ये आपको निकले में नजर आएंगे और आपको थोड़ा बहुत नजर आएगा, ठीक है। और एकदम आप समंदर का पानी तो चेंज नहीं कर सकते। आप लोगों से यही गिला होता है कि भाई केटरिंग वालों के रेट भी तो उस लिहाज से कम कराते हैं ना। ये कोई जस्टिफाइड बात नहीं है कि जी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की पिक्चर्स हैं तो जनाब अगर आप वो मांगेंगे तो वो ऑब्वियसली होगा। मैं आपको एक और चीज बड़ी मजे की बताता हूँ। आपने डीएचए में गोल्फ क्लब, क्रीक क्लब में वेडिंग अटेंड की? बहुत रेयरली, लेकिन की है। अच्छा, हर जगहों का ना रूल बड़े टेढ़े हैं। अच्छा, हमने तो खाना बना दिया, अब अगर क्रीक क्लब में करते हैं ना तो वो कहते हैं जी इतना कमीशन अभी हमें देना है आपने, लीगल। अच्छा, वो हमारे बिल में ऐड होता है। सपोज करें क्रीक क्लब का रेंटल हुआ 1 लाख रुपीज़, उसके ऊपर वो केटरिंग से कमीशन लेते हैं 1 लाख रुपीज़। ये चीज़ें डाल के हमें देना पड़ता है।
बहुत सी जगहों के ऊपर हम डायरेक्टली होते हैं। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कैसा आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये वो एक जैसे कह लें आप लॉजिक है कि जो मेरा ख्याल है कि हमें हर जगह से मिलती है कि भाई अब महंगा हो गया है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, और वहाँ से कमीशन महंगा नहीं हुआ, नहीं कमीशन कम हो रहा है। ऑयल आप देखें गिर रहा है, राइस आपका तो ये रेट्स क्यों नहीं प्राइस कंट्रोल क्या कर रहा है हमारा डिपार्टमेंट? यही है। नहीं, प्राइस कंट्रोल वालों को जाना चाहिए ना, इंप्लीमेंट कराएं। गवर्नमेंट किस लिए बनती है? आप टैक्स किस लिए देते हैं? आप देखें ना, आप टैक्स देते हैं, आपको पानी भी खरीदना पड़ता है, लेकिन आप टैक्स देते हैं। आपको पानी के लिए टैंकर लाना पड़ता है, आपको कई इलेक्ट्रिक आपको नहीं दे रहा तो आप यूपीएस से सोलर लगा रहे हैं, आपके पास गैस नहीं है तो आप सिलेंडर लगा रहे हैं। गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट टैक्स फ्री करे, हर चीज़ फ्री कर दे। अगर कोई चीज़ हमें मिल नहीं रही, इंसान को यहाँ पे मिल क्या रहा है? आपको कराची में क्या, कल मैं एक उस मर्डर पे गया जिस बच्चे का गोल्ड मेडलिस्ट का मर्डर हो गया था, आप बिलीव करें इतना अफसोस हुआ। उस बच्चे ने अपनी एजुकेशन के लिए अपनी बाइक बेच दी और उससे जाके उसने आईबीए में पढ़ाई की, गोल्ड मेडल लिया, और एंड पे उसको क्या रिजल्ट हुआ कि कोई सिक्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट के इदारों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आप देखें, आप कमा रही हैं तो आप कितनी चीज़ों पे टैक्स देनी है। आप घर पे जो खाना खाती हैं उस पर टैक्स लगता है, आपके सेल फोन पे लगता है, आपकी कॉल्स पे लगता है। तो हमें गवर्नमेंट से लेनी है ये चीज़ें, हम प्राइवेटली कुछ नहीं कर सकते। वी आर अंडर गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से इंप्लीमेंट कराने के लिए हम सबको एक पेज पे होना है। हर मीडिया को, हर सोशल वर्कर को। आई एम रनिंग माई सोशल वर्किंग टीम, जो कि हम लोग पूरा स्ट्रगल करते हैं। मैंने कोरोना में 5 रुपए रोटी का तंदूर लगाया। आप ये कह रहे हैं कि केटरिंग वालों ने अपने रेट्स को कम किया है, शादी हॉल्स वाले आगे से अगर अपनी मर्जी के मनमाने वसूल करते हैं तो इसमें आप कुछ शादी हॉल वाले भी कम करते हैं। शादी हॉल में भी आप चली जाएं, आप देखें, आज आप रेट लें, कल रेट लें। शादी हॉल वाले भी ठीक कर रहे हैं, आप लोग भी ठीक कर रहे हैं, तो गलत कौन है फिर इसमें? देखें, गलत जो रेट गिरता है ना मैम, हमें अगर मटन महंगा मिलेगा, जो कि प्राइस कंट्रोल ने मटन वाली शॉप पे सप्लाई सस्ती करनी। आप मेरे से खाना बनवाती हैं कि जी मुझे आपने मटन बिरयानी बना के देनी है, ठीक है जी, मैंने आपको कहा मटन आप मुझे ख़रीद के देंगी, बिरयानी की मेकिंग मैं लूँगा। बिरयानी की मेकिंग व्हेन द राइस वाज हाई, तो केटरर्स चार्ज करते थे 850-900 रुपीज़ kg, उन्होंने रिड्यूस करके 650 से 700 कर दी, बिकॉज ऑफ राइस रेट डाउन एंड ऑयल रेट डाउन। 200 रुपये kg कम की। मटन यू आर गोना प्रोवाइड अस, ठीक है। अब मटन आप अगर 2200 में ले रही हैं, दैट इज़ नॉट आवर फॉल्ट, दैट इज़ द फॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल के। आप मटन को इम्प्लीमेंट करवाएं उस दुकान वाले को कि वो मटन सस्ता दे। हम मेकर्स हैं, वी आर नॉट द मटन वाला, वी आर नॉट द केटरर जो है वो कोई मतलब इन सिंपल वर्ड्स आप बस ये बता रहे हैं कि आप लोगों ने इस लिहाज से अपने रेट्स को कम किया, लेकिन अभी आगे जो बजट आ रहा है उसमें शादी हॉल्स पे भी टैक्स लगने जा रहा है। अब जो शादी हॉल पे जो टैक्स लगेगा, वी आर बाउंड विद द गवर्नमेंट, वी आर अंडर द गवर्नमेंट। आप अगर मोबाइल कॉल का टैक्स देती हैं तो आप तो देती हैं ना, आप उनके अगेंस्ट खड़ी नहीं होती। आप बिजली का बिल आता तो यू पे दैट। आप लोग मतलब कोई आपको इस पर ऑब्जेक्शन नहीं है? ऑब्जेक्शन क्यों नहीं होगा, आने तो दें। हमारे ऊपर क्या क्या नहीं आया, हमने फाइट की, पहले भी टैक्स लगा, उसको हमने माफ़ करवाया, लोगों के लिए करवाया। और अगर कभी कोई टैक्स लगता है तो हम अपने प्रॉफिट में से दे के उसको माइनस करके क्लाइंट के ऊपर बर्डन नहीं करते। हम सबको एक पेज पे होना है और प्राइस कंट्रोल वालों के अगेंस्ट खड़े होना है कि वो इन चीज़ों को सस्ता करें। आप देखें ना, राइस जो दुकान में दे रहा है और हमें दे रहा है, हम राइस वाले नहीं हैं, वी आर द मेकर्स, हम बनवाइए। सबसे बड़ा इशू तो इसमें कैसा भी है कि जो ग्रोसरी स्टोर्स जहाँ बिलिंग होती है सिर्फ वो पंच करके, कभी कोई जहमत ही नहीं करता कि इनसे पूछे कि भाई वो रेट। आप बिलीव करें, डिफेंस में आप ग्रोसरी स्टोर पे चली जाए और आप जौहर पे चली जाएं, आप काला पुल पे चली जाएं, एक बॉर्डर ही है ना डिफेंस से काला पुल का। आई स्वेयर यू विल हैव नियर अबाउट 200 रुपीज़ kg लेस थैला ऑफ ए राइस और ऑफ फ्लोर। आटा अगर वहाँ 700 का मिल रहा है, सेम ब्रांड आटा, सेम kg आटा का डिफरेंस काला पुल पे 200 रुपये kg। एक थैला होता है ना 5 kg का, वहाँ अगर 700 का है तो काला। इसका मतलब तो यही है ना, देखेंगे प्राइस कंट्रोल नहीं चेक कर रहा, प्राइस कंट्रोल नहीं चेक कर रहा। वो अगर चेक करें तो आपको पूरे डिफेंस, क्लिफ्टन, नॉर्थ, जौहर के जो बड़े स्टोर्स हैं। चलिए, आप बहुत अवाम दोस्त पार्टी की बात करें तो आपको चाहिए कि आप प्रेशराइज करें कमिश्नर साहब को। जो मेरे एंड का है मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ। आई एम आंसरेबल टू अल्लाह कि अगर मुझे कोई अल्लाह ने दिया हुआ तो मैं ज़रूर कर रहा हूँ और मैं करूँगा। चलिए जी, देखते हैं इसके रिजल्ट्स कब तक आवाम तक आते हैं। थैंक यू सो मच कैस साहब फॉर योर टाइम, मौजूद रहे हैं और आप खिदमत कर रहे हैं आवाम की, ऐसे ही करते रहें। लेट्स सी कि आगे आने वाले दिनों में अब ये समरात आवाम को मिलते हैं नहीं मिलते हैं। खैर, मैं आगे बढ़ूंगी। अब जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ बड़ा हसास टॉपिक है और जाहिर है बच्चे तो वैसे ही बड़े प्यारे होते हैं और उनके साथ अगर कोई जुल्म ज़्यादती हो रही हो
तो एक खसास दिल का मालिक तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो फ़ौरन से कोशिश करेगा कि इसका सदेबाब होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आज जारियत का शिकार मासूम बच्चों का आलमी दिन है। कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में बच्चों पर तशद्दुद, उनका रेप, अगवा, जबरी मुशक्क़त आम है। आज का दिन हमें ये समझाता है कि खुदारा छोटे बच्चों पर रहम कीजिए, उन्हें मुलाजमत पर ना रखें, बल्कि तालीम के उसूल में उनकी मदद करें। जिनसी ज़्यादती समेत किसी भी किस्म के तशद्दुद से उन्हें बचाने के लिए किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया में हर साल कत्ल होने वाले बच्चों की तादाद में औसतन 5% सालाना इजाफा हो रहा है। इसी तरह ज़बरदस्ती मजदूरी करने वाले बच्चों की तादाद में सालाना 85% इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में बच्चों से ज़्यादती और रेप की तादाद में भी ख़तरनाक इजाफा हो रहा है और अफसोस इस बात पर है कि तालीमी इदारों और मदारिस में इसकी शरह सबसे ज़्यादा है। अक्सर केसेस रिपोर्ट नहीं होते, जो होते हैं उनमें वालिदैन को प्रेशराइज़ करके केस वापस ले लिया जाता है। इसकी हालिया मिसाल पंजाब में सामने आई, जहां मदरसे के एक मौलवी साहब ने बच्चे से बदफेली की और बजाय इसके कि उनको सज़ा दिलवाई जाए, दीगर उलमा ने वालिदैन को समझा के केस वापस ले लिया। इसी तरह इससे पहले 2021 में भी लाहौर के एक मदरसे में जिनसी ज़्यादती का केस सामने आया। 2017 में पाकपतन में एक 9 साला बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती हुई। फिर 2018 में लाहौर ही में एक कम उम्र बच्चे को निशाना बनाया गया और 2019 में भी एक 13 साला माजूर बच्ची के साथ मौलवी ने मुल्तान में ज़्यादती की थी। तो 2023 में चकवाल के एक मदरसे में 15 कम उम्र लड़कों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। तो ये केसेस की तादाद तो इतनी है कि मैं बताती जाऊँगी और काउंटलेस है। इस वक्त चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद साहिबा में ज्वाइन कर चुकी है। सारा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सारा, बच्चों से जबरी मुशक्क़त हमारे यहाँ बहुत आम है। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि जिन बच्चों से जबरी मुशक्क़त करवाई जाती है, उसके खिलाफ जो कवानीन बने हैं उस पर किस हद तक अमल होता दिखाई दे रहा है? हमें तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। जी, एक तो बिल्कुल बच्चों से जबरी मुशक्क़त कराई जाती है, चाहे वो बॉन्डेड लेबर हो या वो जो है वो बच्चों को क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से लोगों ने अपने घरों में दूसरे घरों में रखवाया हुआ, इन वजूहात की वजह से बॉन्डेड लेबर भी होती है, चाइल्ड लेबर में बच्चों को मुलविस किया हुआ है। अब क्या होता है, जब ये बच्चे वहाँ पे लेबर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो वल्नरेबल होते हैं, हर तरह के उनके साथ क्राइम्स और वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जिस तरह के सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, ये सब हो रहा होता है। तो इसके लिए कानून साजी हुई भी है और पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2016 के तहत और फिर 18 में अमेंडमेंट भी आई। इसके तहत जो एक बहुत बड़ा जुर्म है और उसमें एक सजा है, पेनल्टी भी है, इम्प्रिजनमेंट भी है, सब कुछ है। बट डिस्पाइट ऑल दीज लॉज बीइंग देयर, इन पे अमल नहीं हो रहा है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसको बहुत नॉर्मली लिया जाता है कि चाइल्ड लेबर इज ऑल राइट। अगर वो बच्चे को रख भी रहे हैं, वो खाना दे रहे हैं, उसको छत दे रहे हैं, ये एक कॉन्सेप्ट, एक माइंड सेट है हमारे लोगों का। तो दिस इज रॉन्ग कि इवन अगर आप छत दे रहे हैं, शेल्टर, फूड दे रहे हैं, इट्स नॉट इनफ। बच्चे की सही जगह जो है वो तो तालीमी इदारों में है, वो तो स्कूल में है, ना कि घरों में काम करे वो। तो इस तरह की चीज़ों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऐसे माँ बाप के पास खुद जाके कहता है कि आप अपने बच्चे को इंस्टेड के लोगों की मुलाजमत पे रखवाएं और भीख मंगवाएं, हमें दे दें, जहाँ हम उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, तरबियत करेंगे। मैं इसमें आपकी बिल्कुल टेक चाहूँगी कि हमारे यहाँ बच्चों का रेप बहुत आम है। हज़ारों केसेस रिपोर्ट नहीं भी होते हैं, जो रिपोर्ट होते हैं उनमें भी आधे केसेस में वालिदैन वापस ले लेते हैं केस, उनको प्रेशराइज किया जाता है। इसकी वजह क्या है? अच्छा, एक तो देखिए, ओवरऑल मैं कंडेम करती हूँ सेक्सुअल अब्यूज़ को, रेप को। एक अच्छी बात यह है कि केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि पहले मुझे याद है जब मैंने ज्वाइन किया था चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का चेयरपर्सन, उस वक्त केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे। लोग ऑनर एंड शेम की वजह से घबराते थे, क्रेडिबिलिटी नहीं थी गवर्नमेंट की, ये लोगों की, पुलिस की तरफ या हुकूमत की तरफ। लेकिन अब वो क्रेडिबिलिटी डेवलप हो गई तो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। दैट्स अ पॉजिटिव कि एटलीस्ट लोग बता रहे हैं उनके साथ वाकया पेश आया। सेकेंडली, आप जो कह रहे हैं कि सजाएं नहीं मिलती, बिल्कुल कन्विक्शन रेट बहुत कम है और लो कन्विक्शन रेट की वजह यह है कि देखिए कानून तो मौजूद है, लेकिन हमारा जो प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और जुडिशरी का अमल है बड़ा डिलेड है। इट्स वेरी वेरी स्लो। होता ही है जब तक विक्टिम की फैमिली जो कि ऑलरेडी गरीब होती है, वो केस लड़ के वो लॉयर्स को पैसे दे के थक चुकी होती है, तब तक केस का फैसला लेकिन आता नहीं है। केस 1 से 2 साल चलता रहता है, ड्रैग होता है। उतने टाइम पर हरासा भी किया जा रहा होता है विक्टिम की फैमिली को, और मैं खुद विटनेस हूँ ऐसे बहुत सारे केसेस की। तो हल ये कि एक तो विक्टिम प्रोटेक्शन होनी चाहिए, पुलिस को चाहिए कि विक्टिम को प्रोटेक्शन दी जाए, ठीक है, जब तक केस का फैसला ना हो। दूसरा, स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए बच्चों के ऐसे मसाइल के, जैसे रेप है, सेक्सुअल अब्यूज है, स्पेशल कोर्ट्स हो। नॉर्मल केस के नाम को ट्रीट ही ना किया, स्पीडी ट्रायल्स हो
ताकि जल्दी सजाएं लोग मिले, और इनको ये सज़ा मिलेगी, नज़र आएगी तो फिर ये जुर्म रुकेगा। और ये सज़ा मीडिया पे भी आनी चाहिए। मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है ऐसे केसेस को हाईलाइट करने में, जैसे रिजवाना केस हो गया। मीडिया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस केस को ज़्यादा अहमियत भी मिलती है। तो उसी मीडिया पे ये सजाएं भी आनी चाहिए ना कि इस आदमी ने इस बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज़ किया, अभी हमने इसके साथ क्या किया स्टेट ने, तो उस बंदे को इतनी सज़ा मिली, वो सब टीवी पे आना चाहिए। बट मैंने तो कभी देखा ही नहीं है ये होते हुए। सो दैट्स वेयर वी आर लैकिंग, यू नो। एंड दूसरा अवेयरनेस रेजिंग पे काम होना चाहिए, प्रिवेंशन साइड पे काम होना चाहिए कि लोगों को अवेयर करें, लोगों बच्चों को बताएं चाइल्ड अब्यूज़ का क्या होता है, गुड एंड बैड टच में फ़र्क बताएं, सिलेबस का पार्ट बनाएं, करिकुलम का पार्ट बनाएं, और कवानीन को भी सख्त करने की जरूरत है। बिल्कुल हम चाइल्ड प्रोटेक्शन एक बिल लेकर आ रहे हैं, वो मैं आई थिंक इन द नेक्स्ट मंथ वो इंट्रोड्यूस कराएंगे असेंबली में, और वो पास कराने की कोशिश करेंगे पूरे गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि चाइल्ड प्रोटेक्शन का कोई बिल हो और कोई रूल्स बने और पता तो हो कि बच्चों के साथ सलूक करना कैसे चाहिए। अगर बच्चे का कोई वाक़या पेश है तो उसको बचाना किस तरह है, तमाम डिपार्टमेंट का लाइजॉन हो, एक प्रॉपर यू नो उसका एक सिस्टम होना चाहिए। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं और आपने इस हवाले से बात की है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लास्ट मंथ एक लाइबा बच्ची 7 इयर्स की, उसका रेप हुआ औरंगी में, तो मैंने उस पुलिस पार्टी को प्राइज़ मनी भी दी और सारे औरंगी के सोशल वर्कर्स ने उनको प्रोटोकॉल दिया, पुलिस वालों ने। दे अरेस्टेड द पर्सन इन 3 वर्किंग डेज, और उसको हमने जेल कस्टडी भी करवाया। उसके लिए एक तनोली साहब हैं माशाल्लाह लॉयर, उन्होंने भी पूरा केस फ्री किया। तो लोग अब कर रहे हैं जो रेप है, हमने उनको कहा आप इस केस को लेके जाएं, हमें वो दिखाना है ताकि इसकी पनिशमेंट देख के लोग ऐसी गलत कामों में ना आएँ। तो ये मैं आपके थ्रू पुलिस वालों को भी सैल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने इतनी मेहनत की, उसको अरेस्ट किया और उसको जेल कस्टडी की, और ऐसे पुलिस वालों को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, बेशक, जो औरंगी के पाकिस्तान बाजार की टीम थी अली की, और ये चीज़ जो है इस चीज़ों को रोकेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। थैंक यू सो मच कैसा फॉर योर टाइम। और नाज़रीन एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और अभी आपको बताएंगे कराची समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। इंसदादे पोलियो मुहिम 9 जून तक जारी रहेगी, जिसमें तकरीबन 54,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 35,000 से ज़ायद वर्कर्स हिस्सा लेंगे। 4,000 से ज़ायद पोलियो टीमों की हिफाजत पर ये मामूर होंगे। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पंजाब ने खबरदार किया कि गर्मियों के मौसम में पोलियो फैलने का खदशा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमें माहिर अमराज़ अतफ़ाल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना साहब ने ज्वाइन किए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा इस हवाले से ये जो मुहिम का आगाज़ हुआ है, हमारे मुल्क में ऐसे वालिदैन मौजूद हैं जो पोलियो के क़तरों के ख़िलाफ़ हैं, तो इस सोच को तब्दील करने के लिए इन वालिदैन को क्या पैगाम देंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को आपने अपने चैनल पे टाइम दिया, क्योंकि देखें पोलियो जो है अभी दुनिया के जो रजिस्टर्ड कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट 200 प्लस हैं, अब 2 मुल्कों में रह गया। बहुत से गरीब कंट्रीज़ भी हैं अफ्रीका के, जहाँ पे लोगों को खाने को रोटी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे भी पोलियो ख़त्म हो गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान रह गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों को किस तरीके से समझाया जाए। मेरे ख्याल में तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, लोगों को समझाना भी बहुत ज़रूरी है, उनकी एजुकेशन भी करना बहुत ज़रूरी है, और उनको बताना, और उसके साथ साथ सख्ती भी बहुत ज़रूरी है अब तो, क्योंकि अब ये लेवल आ गया। देखें एक चीज़ है जिसपे करोड़ों के अरबों रुपया लगता है गवर्नमेंट का हर साल, फ्री वैक्सीन है, टीमें निकलती हैं, अप्लाई जाते हैं, और उसके बावजूद भी कई लोग कहते हैं जी हमने नहीं पिलाना। अब उनमें सख्ती होनी चाहिए कि जिसके बच्चे को पोलियो का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसको स्कूल में दाखिले पे कुछ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हों, उसको जॉब में रिस्ट्रिक्शंस हों, ट्रैवलिंग में रिस्ट्रिक्शंस हों। देखें बाहर की दुनिया ने तो जब पाकिस्तान पे ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी, तो पाकिस्तान के बड़े लोगों ने, जो एडल्ट थे, उन्होंने भी पोलियो के कतरे पी लिए थे। तो इंसान की शायद नेचर ही ऐसी है कि दोनों चीज़ें ही हैं, उसको समझाना भी चाहिए। उनको पोलियो के बच्चे जो पुराने थे आज से जिनको होता था वो दिखाने चाहिए, और उसके अलावा जो सा फिर थोड़ा सा हम, जैसे मैंने आपको कहा कि मज़ीद स्कूलों में, डिफरेंट ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, चैनल्स पे, मीडिया पे, बच्चों के स्कूलों के सिलेबस में चीज़ें शामिल की जाएं कि बच्चों का बच्चे ज़हनी तौर पे ही तैयार हो जाएं सारे ना, तो फिर ही शायद इसमें हम कामयाबी मिल सकती है। अभी डॉक्टर साहब कौन कौन से शहर हैं जिनमें ये मुहिम का आगाज़ किया गया है, जहाँ से केसेस रिपोर्ट होते रहे हैं वहीं पर, यहाँ पर सभी शहरों में?
हाँ नहीं, असल में होता है इस तरह है ना कि सीवर वाटर का सैंपल लिया जाता है और जहाँ जहाँ से फिर वो पॉजिटिव निकल आते हैं ना, फिर वहाँ पे कंपेन इसकी चलाई जाती है। क्योंकि देखें अभी जैसे लाहौर में भी निकला है, लाहौर में भी चला रहे हैं, फिर कुछ और शहरों में भी है। लाहौर अब सीवरेज वाटर में जो सैंपल लिया जाता है वो आप ये समझ लें कि इतना आप कह लें करोड़ों लीटर पानी सीवर वाटर है जो जा रहा होता है, उसमें आप 1 लीटर 2 लीटर में से सैंपल उसमें भी पोलियो निकल आता है, जिसका मतलब है कि आपका जो वाटर है उसमें पोलियो का वाइल्ड पोलियो वायरस पाया जा रहा है। अब अलमिया ये होता है कि हमारे यहाँ पे चूंकि सफाई का की दफ़ा इतना ख्याल नहीं रखा जाता और पीने के पानी का थोड़ा सा केयर नहीं की जाती, तो सीवर वाटर पीने के पानी में मिक्स हो जाता है लोगों का, जिसकी वजह से पेट की बीमारियां होती हैं। चले बाकी पेट की बीमारियां तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहती हैं, लेकिन उसी आप पानी में जब पोलियो का वायरस होता है और वो किसी को ट्रांसमिट हो जाए तो वो तो फिर बहुत बड़ा एक अलमिया बन जाता है कि वो चला जाता है। तो अभी लाहौर में भी निकला है, फिर अक्सर कभी पिंडी में निकल आता है, कभी और केपी के इलाकों में, तो खैर वैसे वायरस ही डिटेक्ट हो जाता है। तो इसमें ये मतलब अभी तक हम समझ लेंगे कंट्रोल नहीं कर सके, क्योंकि अगर सीवर वाटर में पाया जा रहा है तो हम किसी भी बच्चे को जिसमें इम्यूनिटी नहीं होगी, जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई होगी, तो वो जब वायरस उसमें जाएगा तो डेफिनेटली उसको बीमारी कर सकता है। अच्छा, तो अभी मुझे ये बताएगा कि इस कैंपेन में जो पोलियो वर्कर्स हैं उनको फैसिलिटेट किस तरह से किया जा रहा है? हाँ, ये आप की बात मतलब क्वेश्चन तो बड़ा वैलिड है, लॉजिकल है कि इतनी गर्मी में कराची में तो शायद पता नहीं इतनी पड़ रही कि नहीं पड़ रही, लाहौर में और पंजाब सारे में इतना जो 45 46 फील लाइक 48 है, उसमें भी पोलियो वर्कर जो से जाते हैं जगह जगह गांव में, शहरों में, सड़कों पे बेचारे फिर रहे होते हैं। उनको फैसिलिटेट तो यही है, बेचारों को थोड़ा सा ऑनरेडियम दिया जाता है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प की जाती है, और बाकी चूंकि इन लोगों की एक तरह से ड्यूटी भी होती है, तो ये चीज़ें हैं। आपकी बात तो सही है कि मजीद फैसिलिटेट करना चाहिए, जितने भी हमारे सर्विस डिलीवरी के लोग हैं उनको मजीद फैसिलिटेट करना चाहिए जी हमें। सही। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा डॉक्टर साहब मुझे इस हवाले से भी बताइएगा कि फ़ायदा आप लोगों को कितना हो रहा है। मैं देखती हूँ कि हर कुछ अरसे के बाद ये दोबारा से इस कैंपेन का आगाज़ किया जाता है, ये मुहिम शुरू होती है। ठीक है, केसेस की तादाद कम है, लेकिन दुनिया भर से अब इसका खात्मा हो चुका है। कितना वक्त लगेगा पाकिस्तान को कि पोलियो फ्री हो जाए? बिल्कुल सही। असल में देखें, वो जैसे मैंने आपको कहा ना कि जब भी कभी डिफरेंट पार्टीज हैं, डिफरेंट आप कह लेंगे एजेंसीज हैं, वो इसको मॉनिटर करती हैं। जैसे पीने के जैसे ये सीवर वाटर का मैंने कहा, अगर सीवर वाटर में मिल जाए तो वो इसको वो लेते हैं एज के जी, इसका मतलब इस इलाके में अभी वायरस पाया जा रहा है। दूसरी बात कि इसको कितना फायदा होगा, फायदा तो डेफिनेटली इस तरह होता है कि जो लोग मिस हो चुके थे, अभी भी लोग मिस होते हैं ना, असल में ये नहीं है कि अभी 100% की कवरेज हो रही है, अभी भी लोग मिस हो रहे हैं। जो लोग मिस होते हैं इस कैंपेन में वो फिर कवर हो जाते हैं। तीसरी बात कि ये कब तक खत्म होगा, पहले तो वाइल्ड ये जो सीवर वाटर से निकलता है वो खत्म होगा, फिर अगर 2 से 3 साल तक कोई पूरे कंट्री से कोई भी केस डिटेक्ट ना हो तो फिर ही जाके कोई WHO कहती है जी ठीक है ये कंट्री पोलियो फ्री है। अभी तो हमारे कंट्री में हर साल कहीं ना कहीं से केस निकल आता है। अभी तो 3 साल वाली तो बड़ी दूर की बात है, अभी पहले 1 साल होगा, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर ही जाके होगा। इसमें असल में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी पब्लिक को, आवाम को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि ना ये एक बीमारी है फीको ओरल रूट से फैलती है, जिसे हम कहते हैं कि ये सीवर वाटर या वो पानी पीने के पानी में गया, पीने के पानी जो बच्चों में या जाता है तो उसमें फिर वायरस ट्रांसफर होता है। अगर हम लोग ये करना शुरू कर दें कि पानी को किसी तरीके से जो भी मेथड इख्तियार करें, पानी को हम थोड़ा सा क्लीन और प्योर कर लें, ड्रिंकिंग के काबिल कर लें, चाहे फिल्टर लगा लें घर में, चाहे बॉयल कर लें, चाहे जो गवर्नमेंट के फिल्ट्रेशन प्लांट है वहाँ से ले लें, या अगर जो ज़्यादा फूडिंग है वो मिनरल वाटर ले लें। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तो शायद मेरे अपने ख्याल में इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल और एक लंबा प्रोसेस है। और उसका दूसरा फ़ायदा ये है पानी के पीने के पानी को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि टाइफाइड भी नहीं होगा, हेपेटाइटिस ए भी नहीं होगा, लोगों को बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। अगर हम उस पे फोकस करें तो हम पोलियो के अलावा बाकी बीमारियों को भी कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। थैंक यू टाइम। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो गया है। होप सो आपको आज का शो पसंद आया होगा। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।